हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या इसको और भी बोलते हैं हम डिजायर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसको कूलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो कहीं पर आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई मिल सकती है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे अभी मैंने 1 TR की आपको डेफिनेशन बताई और इसका वैल्यू भी बताई कितनी वैल्यू होती है। ऐसे ही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है या डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड से इसको समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। डिजायर्ड यानी कि जिस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए कन्फाइंड स्पेस और ए सिस्टम टू मेंटेन इट एट लोअर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग। यानी कि क्या हुआ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बात की थी, आपको एग्जाम्पल बताया था। रेफ्रिजरेटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अभी उसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमें क्या है, हमें अपने रेफ्रिजरेटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए उस रेफ्रिजरेटर के अंदर से हमें जितनी हीट निकालनी पड़ेगी वही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। हमें जिस टेम्परेचर को मेंटेन करना है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें जो हमारा सिस्टम है, कन्फाइंड स्पेस है, या एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूं तो रेफ्रिजरेटर है, उसमें से जितनी हीट निकालनी पड़ेगी उस अमाउंट को ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? ये मैं अभी आपको पूरा डेफिनेशन यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई होगी अच्छे से। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट टर्म आती है एक सीओपी। सीओपी बोलते हैं या इसको बोलते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, आपको ईपीआर लिखा हुआ, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। क्या लिखा हुआ मिलेगा ये कहीं कहीं पर आपको, ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। दोनों सेम ही चीज है। तो सीओपी की बात करते हैं हम। सीओपी की बात कर रहे हैं हम। पहले चले आपने थर्मोडायनेमिक्स में सोर्स और सिंक पढ़ा होगा। सोर्स वो होता है आपका जहां से आप कुछ हीट निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और सिंक वो होता है लोअर टेम्परेचर होता है जिसमें आप कुछ हीट दे देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, लाइक एक जैसे समुद्र है पूरा, उसमें से एक बाल्टी हमने पानी निकाल लिया तो समुद्र का पानी आपको पता नहीं चलेगा कि घट गया है, और ऐसे ही समुद्र में हमने एक बाल्टी पानी डाल दिया तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसका पानी बढ़ गया है। सोर्स और सिंक इसी तरीके से समझिए आप। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले हम बात करते हैं हीट पंप की। ये एक आपका सिस्टम है जो टी हायर, या इसको बोल सकते हैं आप सोर्स है, ये आपका एक हीट पंप हो गया इसमें, ये एक आपका सिंक हो गया जो लोअर टेम्परेचर पे टीएल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमने किया क्या यहाँ पर Q2 हीट को यहाँ से लिया लोअर टेम्परेचर से। अब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा। हीट पंप को हमने वर्क दिया, कुछ वर्क इनपुट, और ये हमने Q1 हीट क्या की, यहाँ पर ये TH हमने ऊपर की तरफ दे दी जहाँ पे हमें हायर टेम्परेचर ये मेंटेन करना था। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा हीट पंप की बात कर रहे हैं। हीट पंप के जब हम सीओपी की बात करेंगे तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर हमारी जो हीट पंप में हमें हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो जो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, हमारा जो Q1 है ये डिजायर्ड होगा। तो सीओपी की बात करेंगे तो सीओपी होता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय
वर्क इनपुट। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हुआ हमारा, यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट है Q1 और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट हो गया हमारा ये WN हमने किया है, तो ये वर्क इनपुट ही लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर फिलहाल। या यहाँ से हम देख सकते हैं जो है Q1 जो है वो होगा Q2 प्लस वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट को अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं अगर, तो COP क्या हो जाएगा हमारा, COP ऑफ हीट पंप, COP हम हीट पंप की बात करते हैं, COP हो गया हमारा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, या इसको हम लिख सकते हैं T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ये होता है आपका COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी Q1 को डायरेक्ट TH और ये लिख दिया है, ये हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइकिल फॉलो कर रहा है, जो हीट पंप साइकिल फॉलो कर रहा है, वो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या रिवर्स कार्नोट साइकिल है, उस केस में बात कर रहे हैं। अभी हम एक रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं। अभी इसमें हमने हीट पंप लिया था, अब यहाँ पर हम लेते हैं क्या, एक रेफ्रिजरेटर। यहाँ से हमने Q2 हीट निकाली, यहाँ पर Q1 गई, वर्क इनपुट किया इस पे WN। तो COP इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर ये भी हो जाएगा आपका क्या, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। लेकिन यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा आपका, जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो होगा हमें इस बार क्या करना है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो लोअर टेम्परेचर से जो हमने हीट एक्सट्रैक्ट की वो है Q2, यही है हमारा यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका Q2 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, और WN आपका क्या हो जाएगा, वही सेम Q1 माइनस Q2। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गया आपका, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 और इक्वल्स टू TL अपॉन TH माइनस TL। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है आपका, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, TL अपॉन TH माइनस TL। ये जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को, दोनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, और दोनों ही कब एप्लीकेबल है, जब हमारा आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, जब हम आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके तभी एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, ये हो गया COP ऑफ हीट पंप निकाल लिया हमने, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल लिया। अभी बात करते हैं हम आगे COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन देखा अभी आपने क्या था, देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, TL अपॉन TH माइनस TL, और COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला क्या था आपका, ये था TH अपॉन TH माइनस TL। क्लियर है, इसी फॉर्मूले को ले लीजिए आप, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, दोनों तरफ हमने एक ऐड कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, 1 ऐड किया है, +1। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, TL प्लस TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। यहाँ पर TL से TL कट चला गया, तो ये क्या बचा यहाँ पर वैल्यू, TH अपॉन TH माइनस TL, और TH अपॉन TH माइनस TL ये क्या है, COP ऑफ हीट पंप है, यानी कि COP ऑफ हीट पंप, इसकी जगह हमने लिख दिया COP ऑफ हीट पंप, ये इक्विवेलेंट है किसके, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन +1। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में ये आपका एक रिलेशन आ गया। बट ये रिलेशन कब अप्लीकेबल होगा, जबकि आपकी सेम टेम्परेचर लिमिट होगी और जो साइकिल है वो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा, तभी ये आपका रिलेशन वैलिड होगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल या इसको आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा कार्नोट साइकिल क्या होता है वो जान लेते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ ही रखा है कार्नोट साइकिल क्या होता है। इसमें होते हैं हमारे दो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस और दो प्रोसेस होते हैं आपके आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड रिजेक्शन प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, 2 to 3 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, 3 to 4 हो गया आपका आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस एंड 4 to 1 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन है, पीवी डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे आपको। और ये दोनों आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन है, QS हीट सप्लाइड, QR हीट रिजेक्टेड। क्लियर। तो एक चीज़ और है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी साइकिल पढ़े हैं आपने, इसमें जितने भी क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं, ये जो क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं सारे पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होते हैं। मीन्स उनमें कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ता है, उनको बाहर से वर्क दिया जाता है, वो सारे वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रिवर्स कार्नोट साइकिल या आपका आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको बोलते हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल ऑब्लिक आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसको मैं पीवी और टीएस डायग्राम पे बना के दिखा देता हूं आपको। वन टू थ्री फोर ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस बार ये साइकिल। यहाँ पे क्या होगा, हीट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। इस बार पीवी डायग्राम पे देख लीजिए इसी साइकिल को आप। वन टू थ्री फोर, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1, 4 to 1 में क्या करेंगे हम, हीट को देंगे, आइसोथर्मल हीट एडिशन। क्लियर। ये हो गए आपके, ये दोनों हो गए, दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है 1 to 4 और 2 to 3 में। और ये हो गए 1 to 2 और 3 to 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, S3 इक्वल्स टू S4 है, यहाँ पर S1 इक्वल्स टू S2 है। ये ले लेते हैं T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू 2H हो जाए, TH लिख दिया मैंने हायर टेम्परेचर। और ये हो जाएगा आपका T1 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू TL लिखा मैंने, T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू TH। क्लियर है। तो यहाँ पर हम COP की बात करें, COP की बात कर लेते हैं। COP क्या होगा रेफ्रिजरेशन का, डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। RE मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे वर्क इनपुट, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, जो हम हीट लोअर टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लोअर टेम्परेचर तो ये है हमारा T4 या T1, इससे जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हो गया कितना, उसका अमाउंट लिखा है मैंने QA अपॉन वर्क इनपुट। ये हो गया यहाँ पर आपका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लेंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या है, QA प्लस वर्क इनपुट इक्वल्स टू QR, जो हीट रिजेक्ट हो रही है यहाँ पर हमारी। यहाँ पर देख लीजिए ये QA, इस पे जो हमने वर्क करना पड़ा, यहाँ लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, तो प्लस वो वर्क और इक्वल्स टू टोटल जो ये
हीट एब्जॉर्ब्ड हुई प्लस जो वर्क हुआ वो हमारा रिजेक्ट हो रहा होगा। तो वर्क इनपुट यहाँ से, वर्क इनपुट की वैल्यू देख लीजिए, वर्क इनपुट यहाँ से हो गया हमारा क्यू आर माइनस क्यू ए, इसको लिख सकते हैं हम क्यू आर माइनस क्यू ए, ये हो जाएगा आपका क्यू आर। क्यू आर कितनी, क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए S2 माइनस S3, ये हो गया आपका S2 माइनस S3 और इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर TH, S2 माइनस S3 इंटू TH माइनस QA की वैल्यू, QA की वैल्यू देखेंगे हम यहाँ से, QA की वैल्यू ये हो जाएगा S1 माइनस S4 इंटू TL, S1 माइनस S4 इंटू TL। तो जो आपका ये था S2 और S1, S2 और S1 बराबर है और S3 और S4 बराबर है। तो S2 की जगह मैंने S1 लिख दूंगा, S2 की जगह मैंने S1 लिखा और S3 की जगह लिखा मैंने S4, S1 माइनस S4 इंटू TH माइनस S1 माइनस S4 इंटू TL। ये हो गया आपका S1 माइनस S4 कॉमन आ गया, दोनों में है TH माइनस TL। ये होगी आपकी वर्क इनपुट की वैल्यू। तो COP क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, COP देखिएगा रेफ्रिजरेट, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू QA अपॉन W इन था। QA की वैल्यू क्या है S1 माइनस S4 इंटू TL और वर्क इनपुट यहाँ से निकाल लिया आपने S1 माइनस S4 इंटू TH माइनस TL। S1 से S4 चला गया तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या आ गया आपका, TL अपॉन TH माइनस TL। यही आपने पहले भी देखा था जब हमने COP निकाला था डायरेक्टली आइडियल रेफ्रिजरेशन के लिए, तो यही सेम वैल्यू आई थी आपकी। और यहाँ पर अगर आपका COP ऑफ हीट पंप की बात करेंगे तो TL की जगह आपका क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो COP हमारा रेफ्रिजरेशन का वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही ये आपका वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है। वर्किंग फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट क्या है उस चीज़ से कोई उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल ये आपकी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? COP के बाद बात कर लेते हैं हम आपका एफिशिएंसी। एक टर्म है जो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी है आपसे पहले, क्या थी वो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन एंड COP ऑफ ए हीट पंप, इनमें क्या रिलेशन होता है, हीट इंजन और COP ऑफ ए हीट पंप में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन एंड COP ऑफ ए हीट पंप, एक दूसरे का उल्टा होता है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मैं बात करूँ अगर COP ऑफ हीट पंप, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको COP ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है और आपसे एफिशिएंसी पूछी गई है तो आप यहाँ पर वो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन डायरेक्ट नहीं रखना है आपको, यहाँ पर COP ऑफ हीट पंप है इस फॉर्मूले में। तो आपको सबसे पहले COP ऑफ रेफ्रिजरेशन और COP ऑफ हीट पंप का एक रिलेशन मैंने बताया लास्ट आपको, तो वहाँ से COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे, तब उस COP ऑफ हीट पंप को इस फॉर्मूले में रख के एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालेंगे, तभी आपकी सही वैल्यू आ गई। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट COP ऑफ रेफ्रिजरेशन लिख दिया तो ये आपकी गलत वैल्यू आ जाएगी। एक और सवाल बनता है यहाँ पर हमारा, हम कहीं पर तो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, कहीं पर COP निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी। वैसे ये दोनों चीज़ें
अगर बात करें तो ये दोनों चीज़ें ही आपके किसी भी जो सिस्टम है उसको इवेल्युएट करने के लिए यूज होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी और उसकी इफ़िशियंसी भी। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस कह सकते हैं हम, जब हम बात करते हैं इफ़िशियंसी की, तो इफ़िशियंसी जो है हमारी इफ़िशियंसी निकालते हैं हम हीट इंजन के केस में। हीट इंजन के केस में हम क्या करते हैं, लो ग्रेड एनर्जी हीट से वर्क मतलब जो लो ग्रेड एनर्जी है हमारी, जो हीट है, उससे हम वर्क को प्राप्त करते हैं। यानी कि लो ग्रेड एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, हाई ग्रेड एनर्जी वर्क में। ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती हैं। तो जो हमारी हीट है, जो हम उसमें हमने हीट दी, उससे जो हमें आउटपुट मिला, वहाँ पर हमें आउटपुट मिलता था वर्क के रूप में। तो जो हमारी हीट थी लो ग्रेड एनर्जी, वो जो आउटपुट है वर्क हाई ग्रेड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती थी। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल जो हमारी हीट है वो कम्प्लीटली वर्क में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो हमें अपना सिस्टम जो या हमारा साइकिल कितना एफिशिएंट है, इस चीज़ को चेक करने के लिए जो हमारी टर्म थी इफ़िशियंसी, वो यहाँ यूज़ में आती थी। क्योंकि इफ़िशियंसी हमेशा आपकी 100% से कम ही रहेगी, क्योंकि कंप्लीट जो हीट है, कंप्लीट लो ग्रेड एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, और जो टोटल हीट है दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो यहाँ पर जो है हमारा इफ़िशियंसी का कंसेप्ट आता है, इसलिए हम यहाँ पर हीट इंजन के केस में इफ़िशियंसी निकालते हैं। बट जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप की बात कर लेते हैं, तो इस वाले केस में क्या होता है हमारा, इस वाले केस में हम हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी हमें सिस्टम या साइकिल को देते हैं। हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी हम ऑटोमेटिकली उसको दे रहे हैं। अब जब हाई ग्रेड एनर्जी हम दे रहे हैं, और हाई ग्रेड एनर्जी जब हम देंगे, तो हम ये देखेंगे भाई हमने ये हाई ग्रेड एनर्जी दी, ये वर्क किया, तो अब ये इसका परफॉर्मेंस कैसा है। जब हम वर्क दे रहे हैं, हाई ग्रेड एनर्जी की दे रहे हैं उसको, तो हाई ग्रेड एनर्जी देने के बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, इसने परफॉर्म कैसा किया है, ठीक है, सिस्टम ने या इस साइकिल ने परफॉर्म कैसा किया। तो वहाँ पर बात आ जाती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो की। तो यहाँ पर हम COP या EPR निकालते हैं। तो जब हमने हाई ग्रेड एनर्जी दी है, उससे कुछ लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो चीज़, तो वो ऑटोमेटिकली हम जान रहे हैं कि वहाँ पर हमें क्या है, हमारा सिस्टम हम अच्छा तभी मानेंगे जब उसकी वैल्यू 100% यानी कि 1 से ज़्यादा होगी। तो COP जो है हमारा इफ़िशियंसी क्या होगी, इज ऑलवेज लेस देन 100%, या इसको 1 कह सकते हैं आप। और COP क्या होगा, COP जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होता है। COP जो हमेशा हमें वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू अच्छी तभी मानी जाएगी जो 1 से ज़्यादा होगा। तो COP को एक तरीके से हम कह सकते हैं, COP जो होता है ये हमारी रनिंग कॉस्ट भी बताता है, सिस्टम की जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रनिंग कॉस्ट भी बताता है। तो हायर COP अगर ज़्यादा होगा हमारा, हायर द COP लोअर विल बी द रनिंग कॉस्ट, यानी कि परफॉर्मेंस जितनी अच्छी कर रहा होगा वो उसकी रनिंग कॉस्ट उतनी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है ये कंसेप्ट भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें।